सच की आवाज़ सबीना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही ख़ास मेहमान है। एक ऐसे मेहमान जो हर किसी के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। एक ऐसी कहानी जो कहा जाता है कि जिसकी शुरुआत करना हो सकता है आसान हो, लेकिन आगे बढ़ना उतना ही चुनौतीपूर्ण रहा। भुवन रिभू जी हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ऐसी शख्सियत होती हैं जिन्हें हम कुछ शब्दों में नहीं पिरोस सकते हैं, क्योंकि वो देश के भविष्य को संवारती है और आपने देश के हज़ारों नहीं लाखों बच्चों की ज़िंदगी को संवारा है। इसलिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद सबीना जी, आज मेरे साथ ये बातचीत कर। जी भुवन जी, इसी सवाल से शुरुआत करेंगे कि आपकी कहानी का वो सफ़र कैसा रहा जो लाखों बच्चों की ज़िंदगी आज उस ट्रैक पर ला चुका है जहां आपका ये सपना बन गया। मैं 2004 में लॉ प्रैक्टिस करता था और कुछ सामाजिक संगठनों के साथ मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि एक उत्तर प्रदेश में कुछ लड़कियों को जो कि नेपाल से ट्रैफिक करके लाई गई थी, उन्हें छुड़वाना था। तो जब हम वहाँ पहुँचे और वहाँ हमने रेस्क्यू करने की कोशिश की तो टीम के ऊपर हमला हो गया। अच्छा। हमारी पिटाई हुई, हमको जो है सड़क पे छोड़ दिया गया। तब तक मारा जब तक उन्हें लगा कि अब हम किसी काम के नहीं रहे, बल्कि आप ही के कुछ साथी, मीडिया के ही कुछ लोग हमें वहाँ से उठा के अस्पताल ले गए। इसके पश्चात हमें लगा कि अब चीज़ें बदलेंगी और ये बच्चियां छूट जाएंगी। और ये बस शुरुआत भर की ही बात है, तो मतलब मुझे अपने नहीं, मैं तो लॉ प्रैक्टिस करता था तब। हाँ तो जी, कुछ हाँ जी। मेरा इस तरह का काम से लगातार कोई ऐसा सरोकार नहीं था कि मैं रोज ये काम कर रहा हूँ। और तब ये पहली बार मुझे समझ आया कि लड़कियों को बाल मजदूरी से छुड़ाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हाँ जी। ये बच्चियां किडनैपिंग की शिकार थीं, अबडक्शन की शिकार थीं, ट्रैफिकिंग की शिकार थीं और भारत में ट्रैफिकिंग के खिलाफ कोई कानून भी नहीं था। हमारे ऊपर ये उसके बाद लगातार धमकियां मिलती रहीं। ये हुआ कि मुकदमे कायम कर दिए जाएं और बच्चियां गायब हो गईं। हमने पहला केस फाइल किया उत्तर प्रदेश में, ये कहते हुए कि जो बच्चियां भारत में हैं उनके फंडामेंटल राइट्स हैं और उनको हेबियस कॉर्पस के तहत छुड़ाया जाए। 40 दिन के बाद ये बच्चियां छूटी, 29 की 29 बच्चियां छूटी। इसी केस को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए और भारत में 2010 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में माफ़ कीजिए 18 अप्रैल को ट्रैफिकिंग को डिफाइन किया। मैं इस घटना के बाद, ये कौन से साल की बात है? ये 2004 की बात है। 2004 में, ये जून की घटना है। हाँ। और जून में हमने ये केस फाइल किया था, जुलाई में ये बच्चियां छूटी। इसके पश्चात हमने दिसंबर में ये सोचा कि ये तमाम लड़कियां एक प्रोसेस के ट्रैफिकिंग के शिकार हैं। हम अगर इनको छुड़ा भी लेते हैं तो हम केवल वहीं पे थोड़ा बहुत कानून का उपयोग कर पा रहे हैं जहाँ पे ये काम करती हैं। वो पूरी डिमांड और सप्लाई की जो चेन है, गांव से बच्ची निकलती है, ट्रेनों में या बसों में आती है, कहीं बेच दी जाती है, फिर कहीं और एक्सप्लॉइट होती है। वो पूरी चेन को जब तक नहीं कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तरीके से देख के उसको ख़त्म करेगा, तब तक ट्रैफिकिंग का खात्मा नहीं हो सकता। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये थी कि भारत में ट्रैफिकिंग फंडामेंटल राइट की तरह प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 23 में, लेकिन कोई कानून ही नहीं था ट्रैफिकिंग के खिलाफ जो कि फोर्स लेबर के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए पूरी तरह से ट्रैफिकिंग को एक ऑफेंस बताए। अब समाज में सही और गलत का फैसला कानून से होता है। हाँ जी। तो हमने पहली बार कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि ये फंडामेंटल राइट है, इसे डिफाइन करो और कानून में लाओ। बाद में 2013 में जब ये निर्भया का दिल्ली का विभत्स गैंग रेप केस हुआ और जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, तो जस्टिस वर्मा कमेटी के साथ मिलकर हमने ये प्रस्तावित किया कि ट्रैफिकिंग भारत में सबसे बड़ा रेप इशू है जो कि नजर नहीं आ रहा, छुपा हुआ है। तो उस पूरे प्रोसेस को, जिसके अंत में शोषण है, उसको तभी खत्म किया जा सकता है जब पहले हम इसके खिलाफ कानून बनाए। और ईश्वर की कृपा रही कि भारत में उस वक्त 370 आया और 370A आज 143 है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और ट्रैफिकिंग जो हमने प्रस्तावित की थी, जो हमारी सोच थी, आज भारत में न केवल सबसे सख्त कानूनों में से एक है, बल्कि दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में से एक भारत में है ये। तो एक ऐसी सोच जो मैंने शुरुआत में कही, और मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, मैंने कहा कि हो सकता है शुरुआत करना आसान रहा हो, लेकिन सच ये है कि शुरुआत करना भी उतना ही मुश्किल और धमकियों भरा रहा। आप उस मंजिल तक पहुँच रहे हैं, पहुँच चुके हैं, ये ज़रूर जानेंगे। लेकिन
सवाल ये भी है, क्या अब भी भारत में बहुत बड़े स्तर पर बच्चों की मानव तस्करी होती है? क्या बाल विवाह होता है? क्या वो खरीद फरोख्त होती है? कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको लगता है कि हर देशवासी के सामने आने चाहिए? ज़रूर। मैं अभी ये ज़रूर कहूँगा कि अभी हाँ हम जी। किसी मंजिल पे नहीं पहुँचे। हमने कानून बनवा दिया। कानून बनवाना शुरुआत है, अभी सफ़र बहुत लंबा है और अभी बच्चों को छुड़ाने की प्रक्रिया भारत में पहली बार एक बड़े स्तर पे होनी शुरू हुई है। पिछले 3 वर्षों में भारत में जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के एनजीओ पार्टनर्स ने लगभग 1,45,000 बच्चों को ट्रैफिकिंग से छुड़वाया है। 1,07,000 लीगल एक्शन हुए हैं। ये पूरी दुनिया के इतिहास में, मानवता के इतिहास में ट्रैफिकिंग के खिलाफ, स्लेवरी के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन है। भारत आज एक बच्चों की सुरक्षा में ट्रैफिकिंग के खिलाफ विश्व गुरु की तरह आगे बढ़ रहा है जी। लेकिन ये अभी बच्चों की सुरक्षा की भी शुरुआत है। यहाँ से पुनर्वास की प्रक्रिया बाकी है, यहाँ से लोगों को सजा दिलाने की प्रक्रिया बाकी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करने के लिए उसको इकोनॉमिकली हिट करना ज़रूरी है, वो बाकी है। तो अभी सफ़र लंबा है। पर आपको लगता है कि अगर हम दिन के हिसाब से देखें तो भारत में हर दिन कितने बच्चे गायब होते हैं? क्योंकि आपके लिए ये चुनौतियां भी हैं। अभी आप कह रहे हैं कि इतनी मेहनत, और जहां पर अभी आप लाखों करोड़ों लोगों के लिए मिसाल बन रहे हैं, बहुतों की उम्मीदों पर आप खरा उतरे हैं और आप कह रहे हैं अभी भी वहां तक पहुंचना बाकी है, तो आपको लगता है कि हर दिन के हिसाब से भी यहाँ पर आंकड़ों को समझने की ज़रूरत है? भुवन जी, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। ट्रैफिकिंग के खिलाफ या मिसिंग चिल्ड्रन की रिकवरी के लिए होने वाली लड़ाई जारी रहेगी। एक बड़ा अच्छा किसी का शेर है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। तो बच्चों की सुरक्षा की लड़ाई का सफ़र अभी चलेगा, क्योंकि बच्चे लगातार गायब होंगे और आपको लगातार रिकवरी करनी पड़ेगी। 2006 में निठारी का केस सब जानते हैं। हाँ जी। तो निठारी के ओरिजिनल कंप्लेनेंट्स में से मैं एक था। तो मैं उस केस को लेके जगह जगह जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि चूंकि ये बच्चे गायब हो रहे थे और ये एक सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो ज़रूर ये कहीं ट्रैफिक हो गए होंगे फोर्स लेबर के लिए। बाद में सबके सामने वो कहानी आई। हमने इसके बाद एक मिसिंग चिल्ड्रन के ऊपर भारत की पहली कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च की शुरुआत की और ये पाया कि 2003 में भारत में 45,000 बच्चे गायब होते थे और 8,000 मुकदमे दर्ज होते थे। 2010 में 1 लाख बच्चे गायब होते थे और माफ़ कीजिए, 2003 में भारत में 45,000 बच्चे गायब होते थे और 3,000 मुकदमे दर्ज होते थे। 3,000। 2010 में 1 लाख बच्चे गायब होते थे और 8,000 मुकदमे दर्ज होते थे। इसको लेके, पूरी रिसर्च को लेके हम सुप्रीम कोर्ट गए और 2013 में इसमें फैसला आया, जिसमें यह पहली बार कहा गया कि हर मिसिंग बच्चे की कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR होगी और जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चे को पुनर्वास करना है, ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ये कार्रवाई करके करेगी। तो नतीजा क्या हुआ? 2010 45,000 3,000 केस, नहीं 2003 45,000 केस, और माफ कीजिए 2003 में 45,000 बच्चे गायब हो रहे थे, 3,000 केस थे। 2008 में 1 लाख, 2010 में 1 लाख बच्चे गायब हो रहे थे और 8,000 केस थे। 2013 आते आते 1,60,000 बच्चे गायब हो रहे थे और 25,000 केस थे जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। 2015 आते आते बच्चों के गायब होने की संख्या घट के 60,000 रह गई और 55,000 केस हो गए। क्यों? क्योंकि बच्चों को ट्रैफिक करने वाले लोग अब जेल में थे, बच्चों को किडनैप करने वाले लोग अब जेल में थे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जब ये आंकड़े बच्चों के अपराध के खिलाफ बढ़ते हैं तो ये समझें कि उनकी रिपोर्टिंग बढ़ रही है और रिपोर्टिंग बढ़ने से अपराध कम होगा। 1 लाख बच्चे भारत में आज गायब नहीं होते क्योंकि भारत में उस अपराध को मानते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती तो है। अभी भी आपको लगता है भुवन जी, क्या अभी भी भारत में जो बच्चों की ये खरीद फरोख्त हो रही है, जो बच्चों की मानव तस्करी हो रही है, वो एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है अब भी? ज़रूर, लेकिन भारत में अगर आज लगभग 90,000 बच्चे गायब हो रहे हैं तो लगभग 80,000 रिकवर भी हो रहे हैं। जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं 10-12 साल पहले के, वहां ये संख्या लगातार बढ़ रही थी, अब ये संख्या घट रही है। और मिसिंग चिल्ड्रन, एक भी बच्चा यदि गायब है तो 1 चाइल्ड मिसिंग इज 1 चाइल्ड टू मेनी। एक भी बच्चा अगर रेप हो रहा है तो 1 चाइल्ड रेप्ड इज 1 चाइल्ड टू मेनी।
तो हमें तो हर बच्चे को सुरक्षित रखना है, तो इसलिए ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन जहां हम आज से 10-12 साल पहले थे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। अच्छा। 40 लाख से ज़्यादा बच्चे कहे जाते हैं कि बाल मजदूरी के शिकार हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे आज स्कूल से बाहर हैं। लेकिन दूसरी तरफ पहली बार बच्चे छूट भी रहे हैं, पहली बार बच्चे रिकवर भी हो रहे हैं, और पहली बार बच्चों को शिक्षा से जोड़ के पूरे युद्ध स्तर पे देश भर में काम भी हो रहा पर है। भुवन जी, क्योंकि आपने सिर्फ एक मुहिम का ना आप सिर्फ हिस्सा बने ना, आपने उस मुहिम को शुरुआत किया, बल्कि आप उस मुहिम की शुरुआत और हिस्सा बनने के साथ साथ आप उस अभियानों में उस ग्राउंड जीरो पर पहुंचे भी। आपने अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा। इतने लंबे सफ़र में आपने क्या पाया? सिर्फ चुनौतियों के अलावा क्या वो धमकियों का अंबार भी है? क्या वो खतरा भी है जो आपको खुद अपनी निजी ज़िंदगी में भी सहना पड़ा? ज़रूर, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मेरे तो काम की शुरुआत जो है वो खतरों से और धमकियों से ही हुई। वहीं मुझे ये समझ आया कि मैं जिस काम के लिए आगे बढ़ रहा हूँ वो मेरी सोच है, वो भारत का कानून नहीं है। तो कानून बनवाना पहले ज़रूरी है। जब कानून बना तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बने, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करनी धमकियों से शुरू आप की। डरे नहीं, आप कह रहे हो मजबूत कर दिया, क्योंकि आज हर दूसरा शख्स उसी धमकी से डर जाता है क्योंकि सामने वाला इतना ताकतवर होता है। तो कहाँ से वो ताकत, कहाँ से वो हिम्मत की बच्चों की मानव तस्करी रोकने के लिए आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करना चाहूँगा। ट्रैफिकिंग को या दुर्व्यापार कहें या ट्रैफिकिंग कहें, अच्छा। तस्करी का अर्थ होता है हम बगैर कागजों के किसी बच्चे को एक बॉर्डर से दूसरी जगह ले गए। स्मगलिंग होती है तस्करी। तो ये तस्करी नहीं है, हम विद इन द बॉर्डर बच्चों को ट्रैफिक कर रहे हैं। तो ट्रैफिकिंग का मतलब है एक्सप्लॉयटेशन या शोषण। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे डर नहीं लगा, लेकिन ये भी सच है कि हर धमकी के साथ मेरी जो एक मन में एक रिजॉल्व था वो स्ट्रांग हुआ। एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ़ नॉट यू देन हु, इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन। सो आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और भारत में जब फंडामेंटल राइट बना 1950 में और 2013 तक कानून नहीं बना, तो किसी को तो शुरुआत करनी है, किसी को तो लड़ाई करनी है। और जितनी मर्जी आप बात कर लें, कोई एक व्यक्ति, कोई एक संगठन इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म नहीं कर सकता। इसके लिए स्केल जरूरी है। हाँ जी। तो हमने ये सोचा कि इसको व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए पूरे देश में लेके जाया जाए। अब जहां पहले आप एक हाथ की उंगलियों पे लोग गिन सकते थे जो रेस्क्यू कर रहे हैं, आज भारत में 5000 से ज्यादा लोग हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं। तो एक जिसे कहते हैं कि ऐसा रक्तबीज राक्षस जो कि जहां गिरता है वहां पे ईवल की शुरुआत होती है, उसके खिलाफ लड़ने वाले लोग भी अब पूरे देश में इकट्ठे हो गए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि डर सबको लगता है। हाँ जी। What you do in the face of the fear is what really counts. It makes you who you are. And that is what we, all of us, have to look at. Also, because in the face of rape and sexual abuse, silence is violence. In the face of trafficking, if you are not a part of the solution, then you are a part of the problem. So therefore, we cannot remain quiet. And इसलिए हम सबको साथ मिलके आगे चलना है, लोगों के साथ से, बच्चों की मुस्कुराहट से, माओं की दुआओं से। हम भी आज यही हैं और काम कहीं का कहीं चला गया। इसलिए कहते हैं ना कि रियल लाइफ का, हम कहते हैं कि हीरो बनना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन रियल लाइफ का आसान होता है। लेकिन हकीकत ये होती है कि दोनों के अपने किरदार अलग होते हैं, लेकिन जब आप रियल लाइफ में कुछ ऐसा करते हैं, किसी के लिए मिसाल बनते हैं, तो यकीनन एक बड़ा बदलाव यहाँ पर सामने आता है। भुवन जी, ये सवाल ये भी है, जब आप इन तमाम मामलों को देखते थे, जब आप ग्राउंड जीरो पर जाते थे, उनकी तह तक पहुँचते थे, तो क्या पाते थे? क्या 500 और 1000 रुपए के लिए भी बच्चों की खरीद फरोख्त होती है? और उन बच्चों का एज ग्रुप क्या यहाँ पर सामने आता था? कौन टारगेट में किए जाते थे और क्या उनकी कीमत लगाई जाती थी? भारत में अलग अलग किस्म से ट्रैफिकिंग होती है। बहुत ही नवजात शिशुओं की जब ट्रैफिकिंग होती है तो हो सकता है कई लाख रुपए में बच्चे बेचे जा रहे हों, लेकिन अधिकांश बच्चे 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए का एडवांस देके काम के बहाने से लाए जाते हैं। ये उनको लालच दिया जाता है कि आपका बच्चा जाएगा दिल्ली और दिल्ली जाके बहुत अच्छा काम करेगा, काम में हम उसको एक तरह से स्किल डेवलपमेंट करेंगे और कल अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। तो ये एक जो ट्रैफिकिंग का विभत्स रूप है, जिसमें माता पिता को लगता है वो बच्चे की भलाई के लिए ये कर रहे हैं। और बहुत बड़ी संख्या में जो लोग
उन बच्चों को रखे हुए हैं या उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं या घरेलू बाल मजदूरी में जो बच्चों को रखे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये बच्ची तो इसकी हमने भलाई की है क्योंकि ये गरीब बच्ची थी, हमारे यहाँ कम से कम खा तो लेती है। उस बच्ची का रेप होता है, उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करके, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके, उसको जो है धमका के, उसको ब्लैकमेल करके ज़बरदस्ती रखा जाता है प्लेसमेंट एजेंसीज के द्वारा। और इन प्लेसमेंट एजेंसीज पे अभी भी कोई अंकुश नहीं है। उन बच्चियों को जो ऑर्केस्ट्रा में डांस के नाम पे जो है जिनका सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, उस पर आज भी कोई अंकुश नहीं है। बच्चों के रिहेबिलिटेशन की अभी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमको साथ लेके चलना है, तभी ये समस्या का व्यापक दृष्टिकोण से पूरे देश में समाधान हो पाएगा।